हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में हम भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ आपके पाठ्य पुस्तक के भाग ब में इकाई 2 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ जैसे कि कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो पहली है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति महोदय को कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। नियुक्ति। पहली कार्यपालिका शक्ति है कि राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी को, विदेशों में राजदूत के रूप में नियुक्तियां और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय किसी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, विलंबित कर सकता है और निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है या सज़ा को लघुकरण कम कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। विद्यार्थियों, तीनों सेनाएं थल सेना, नौसेना जिसको जल सेना भी कहते हैं और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कमांडर राष्ट्रपति महोदय हैं। अर्थात सेना से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। अगली कार्यपालिका शक्ति है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया, बैठक में क्या कार्यवाही की, इसके बारे में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियाँ वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं, ये औपचारिक शक्तियाँ हैं, क्योंकि व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्यपालिका शक्तियाँ जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये सारे कार्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही नियुक्त करते हैं। स्वयं किसी व्यक्ति को, किसी लोकसभा सदस्य को प्रधानमंत्री पद पर नामित नहीं करते हैं। बहुमत दल का नेता, लोकसभा के सदस्यों ने जिन्होंने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। और विशेष राजनीतिक परिस्थितियाँ कौन सी? जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय करता है। नियम तो यह है कि सबसे बड़ी पार्टी, अर्थात जिसने सबसे अधिक लोकसभा सीटें प्राप्त की है, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं कि आप सरकार बनाइए। और उसके बाद में अगली स्थिति में अगर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो दूसरी पार्टी को आमंत्रित करते हैं, तो उस स्थिति में अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। आगे देखिए, दूसरी शक्ति है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति
राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है। संसद के 3 अंग हमने पढ़े हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, अर्थात संसद इन 3 अंगों से मिलकर के बनती है। संविधान में विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। संसद का सत्र बुलाना है, सत्र को समाप्त करना है, सत्र का अवसान करना है, ये सारे कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 85 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को निर्धारित समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। जब कोई सरकार चुनी जाती है वो 5 वर्ष तक कार्य करती है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, ये आपको पता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकसभा को समय से पहले भंग करने का कार्य भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। हर वर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की यह प्रक्रिया अभिभाषण कहलाती है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्य, अर्थात कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आपको पता है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य जो साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान, खेल, इन क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करते हैं राष्ट्रपति। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो 2 सदस्यों को मनोनीत करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। इस प्रकार से 14 सदस्यों को संसद में मनोनीत करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि कानून निर्माण में अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी विधेयक के पारित होने के बाद में कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अति आवश्यक हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक, अधिनियम अर्थात कानून बनता है। और निलंबनकारी निषेधाधिकार, जिसको वीटो कहते हैं। विद्यार्थियों, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को निलंबनकारी निषेधाधिकार प्राप्त है। संसद किसी विधेयक को पारित करके, अर्थात दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित होकर के जब राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजता है। उसमें कुछ संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस एक बार भेजता है, और संसद उसमें कुछ संशोधन करती है या बिना संशोधन के राष्ट्रपति महोदय को वापस भेजती है, तो फिर राष्ट्रपति को साइन अर्थात उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को संसद को भेज सकते हैं, लेकिन पुनः जब वही विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के वापस राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। तो ये निलंबन निषेधाधिकार, जिसको वीटो कहते हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास। दूसरा एक और निषेधाधिकार है जेबी निषेधाधिकार, जेबी जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई साधारण विधेयक संसद से पारित होकर के
राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचता है। उस स्थिति में राष्ट्रपति उसको वापस संसद को भेजने की बजाय अपने पास रख लेता है और काफ़ी समय से राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता है, तो वह जेबी निषेधाधिकार कहलाता है, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो ये दूसरा वीटो का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है, लेकिन ये साधारण विधेयक के संबंध में ही है। कोई साधारण विधेयक आता है, वित्तीय विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी नहीं है। अगला है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब संसद का, राज्यसभा या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, कोई बैठक नहीं हो रही हो और उस स्थिति में कानून निर्माण करना या किसी आदेश को प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और वह अध्यादेश कानून के समान ही प्रभावी होता है। और जब दोबारा संसद का सत्र स्टार्ट होता है, तो उस सत्र के बाद 6 सप्ताह तक अगर संसद उस पर कानून बनाकर उस अध्यादेश को समाप्त करने का फैसला करती है, तो वह 6 सप्ताह के पहले समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 112 के तहत बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुच्छेद 112 में हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट, जिसको वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा भी कहा जाता है, वित्तीय वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, वो संसद के समक्ष राष्ट्रपति महोदय स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 113 में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद से धन की मांग की जा सकती है। अनुच्छेद 113 में लिखा हुआ है कि संसद किसी धन की मांग करती है तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश ज़रूरी है। उसके बाद ही प्रस्ताव करके, कानून बना करके संसद से धन निकाला जा सकता है। संसद की जो निधि है, आकस्मिक निधि है, संचित निधि है, उनसे। और ये जो संसद से धन की व्यवस्था है, राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश के द्वारा ही होती है। अनुच्छेद 117 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही वित्त विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी वित्त से संबंधित विधेयक है, धन से संबंधित विधेयक है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। उसके बाद में ही वो संसद के सदन, आपको पता है कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही पूरक, अतिरिक्त या अनुपूरक या अन्य मांगें पेश की जाती है। पूरक, अतिरिक्त और अन्य जो धन है या मांग है, वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं संसद के अंतर्गत। अगला है वित्त आयोग के सदस्यों और केग, CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वित्त आयोग के सदस्य और केग अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन है, उनको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त आयोग के सदस्यों और केग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आयकर, इनकम टैक्स और अन्य जो टैक्स है, अन्य करों से प्राप्त आय है, सरकार को जो आय प्राप्त होती है, केंद्र सरकार को आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित करना, बांटना, इनका अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। वित्त आयोग जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
तो वित्त आयोग जो सिफारिश करता है इस विषय में, उनको सिफारिशों के आधार पर जो टैक्स से प्राप्त जो आय है उसको केंद्र और राज्यों में बांटने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। अगली शक्तियां हैं न्यायिक शक्तियां। पूर्व में भी हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, और क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को उन सभी मामलों में दंड जिनको दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया है, ऐसे सभी मामले जिनमें सज़ा सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई है और दंड का जो विधान है, नियम है, कानून है, वो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही हों, और उन सभी मामलों के लिए जिनमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है कि सैनिक न्यायालय द्वारा मिला हो दंड, और दंड का जो विधान है वो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता हो, और ऐसे सभी मामले जिनमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।